तो वेल्थ बिल्डिंग का जो नंबर वन स्टेप है कि किसी से भी पूछ लेना कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास कितनी है। ये आपका डिसाइड करेगा कि आप कितना ज़्यादा आगे वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस पे डिपेंड करेगा कि आप आगे वेल्थ वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हो या कितनी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो एक वर्ड है ना, ये थोड़ा सा वेग सा वर्ड है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे करना क्या है जिससे कि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा मतलब वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज़ लाइक एन एग्जेक्टिव हो गया कि वेरी स्मार्ट। लेकिन जो वेरी है इसमें स्मार्ट के आगे, और स्मार्ट का भी मतलब क्या है, मतलब मैं करूँ क्या। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी का को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हो बिना किसी डर के, और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की हम मास्टर क्लास। अब नंबर वन स्टेप्स जो है वो ये है मेरे हिसाब से कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज मेन मेन जो मेरा टॉपिक है वो यही है, इमरजेंसी फंड। तो मैंने क्या किया है ना कि इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोग बाग इतना ज़्यादा इसको अंडररेट करते हैं कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और ये सब चीज़ें। तो आज मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। तो पहला हिस्सा ये है कि इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है और हमें ये चाहिए क्यों, एक शॉर्ट में हम बताएंगे, है ना। सेकंड हम बात करेंगे कि एक्चुअल नंबर्स क्या है, वो पैसों का अमाउंट क्या है जो कि इमरजेंसी फंड के अंदर मुझे चाहिए, और ये किस तरीके से मुझे फिर आगे रिस्क टेकिंग में हेल्प करने वाला है ना। और तीसरा पार्ट जो है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिलते रहते हैं और जो कि बहुत क्रिटिक्स भी होंगे ना, जो उनके भी मैं क्वेश्चंस को आंसर करना चाहूँगा। आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो जो मैं आंसर नहीं कर रखे हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट रहेगा हमारे वीडियो का, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे वो सारे आंसर हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है क्यों, मतलब इमरजेंसी फंड इम्पॉर्टेंट ही क्यों है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट किन लोगों के लिए, देखो, अगर आपके पास कंसर्न है कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं। स्टेबिलिटी होती क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि आज मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, कल मैं इतने पैसे कमाऊंगा या इससे ज़्यादा कमाऊंगा या इससे कम कमाऊंगा। एक लेवल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है मेरा, है ना। एक लेवल तो बना रहना चाहिए ना। तो स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि अगर आपको कंसर्न है इस बारे में कि मेरी स्टेबिलिटी है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आपके लिए इमरजेंसी फंड एकदम सही चीज़ है। अगर आपको स्टेबिलिटी की कोई चिंता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, मतलब आप कहते हो कि यार मेरे पास भाई तो है ही नहीं कोई प्लान, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई प्लान बनाना चाहिए नहीं चाहिए, तो मेरा कहना होगा कि सबसे पहले स्टार्ट करना इमरजेंसी फंड से। जो स्टॉक ट्रेडिंग वाले आप बहुत सारे वीडियो देखोगे, एक्चुअली ऐसा है ना कि जितने भी स्टॉक ट्रेडर्स वाले प्लेटफॉर्म है ना, वो एक कमीशन देते हैं ना, लोग जो भी यूट्यूबर्स हैं कि आप हमारे अपने वीडियो के नीचे लिंक डालना, हम कमीशन देंगे। तो स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं। लेकिन जो फाइनेंस के फंडामेंटल है ना, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले प्रथम अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। और वो कैसे होती है? वो होती है हमेशा हमेशा एक इमरजेंसी प्लान से। तो अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इमरजेंसी फंड से स्टार्ट करना। कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, आप ये मन में सोचते हो कि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है और ऐसे समय में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो इमरजेंसी फंड आपके लिए है। एक मेरे फ्रेंड थी, वो बोलती थी कि मेरे उसके पापा ऑलरेडी बीमार थे, तो उनको लगता था कि हमारे को मालूम ही है कि खर्चा आने वाला है, कब ये नहीं पता। तो ऐसे समय में इमरजेंसी फंड हमेशा सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों का मैं कैसे रिएक्शन में कैसे दूंगा कि अगर ऐसा खर्चा आ गया तो। अब नेक्स्ट है कि हाउ हैव, मतलब आपको कोई ऑलरेडी यू ऑलरेडी बीन थ्रू अ फाइनेंशियल हार्डशिप, आपको पहले दिक्कत आ चुकी है, आपने कोई देख लिया है फैमिली में, आपके बचपन में आपने देख लिया है फैमिली में कोई दिक्कत थी, बहुत फाइनेंशियली दिक्कत थी, है ना। अब आप कोई देख रहे हो कोई कोई सेफ प्लान दे दो, कोई सेफ प्लान। तो सेफ प्लान जो है वो डेट म्यूचुअल फंड नहीं है दोस्त, सेफ प्लान है इमरजेंसी फंड। बहुत ही बोरिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बहुत बोरिंग चीज़ें देखो, जितनी भी चीज़ चमकीली होगी ना,
है ना, जितनी भी चीज़ें चमकीली होंगी वो उतनी जल्दी ही फिजल आउट हो जाती हैं, और जितनी भी ज़्यादा सही चीज़ें होती हैं ना वो हमेशा बोरिंग होती हैं। जितनी भी ज़्यादा बोरिंग चीज़ होगी ना वो आप देखना ज़्यादा होगी। कैसे कैसे एग्ज़ाम पास करते हैं, पढ़ाई कर लो करके, है ना, इसका कोई वो नहीं है कि बहुत कोई मैजिक नहीं है इसमें कि पढ़ाई कर लो और पास हो जाते हैं एग्ज़ाम। इसी तरीके से फाइनेंस के अंदर भी बोरिंग चीज़ें ही सेफ प्लान बना के देती हैं, और इमरजेंसी फ़ंड उसका एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कमिंग बैक, इतना ही था कि क्यों चाहिए आपको, क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ लग रही है आपको, है ना, कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए है, तो आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी आपको प्रॉब्लम है, प्लान नहीं है, अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए आप सोचते हो, या फिर आप फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर चुके हो, या पे चेक टू पे चेक आप जी रहे हो और अभी आपको लग रहा है कि भाई अगले महीने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना चाहते हो, है ना, तो भी इमरजेंसी फ़ंड आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत मदद करेगा कि आप नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस तक पहुंच पाओ। बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको ये, है ना। तो लेट्स गेट इनटू द पार्ट 2 विच इज़ कि एक्चुअल नंबर्स क्या हैं दोस्त, है ना, असली नंबर्स क्या हैं। तो नंबर्स जो हैं वो भी मैंने ना कुछ हिस्सों में डिवाइड करे हैं। वो हिस्से हैं कि अलग अलग टाइप के मतलब ऐसा होता है कि हमें देखना है कि अलग अलग लेवल्स बनाए मैंने, कि पहले कौन सा कितने पैसे, फिर सेकंड नंबर पे कितने पैसे, फिर थर्ड नंबर पे कितने पैसे, है ना। तो लेट्स सी दिस। तो पहले है कि सबसे पहले तो भाई स्टॉप कॉलिंग इट एन इमरजेंसी फंड, बिकॉज क्या होता है ना कि जब हमने पैसे जमा कर लिए और हम उसको कहते हैं कि इमरजेंसी फंड है ना, और इमरजेंसी तो आ नहीं रही, इमरजेंसी फंड है मेरे पास, इमरजेंसी तो आ नहीं रही है, तो मैं इमरजेंसी को ना अट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो मैं इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी फंड नहीं कहूँगा, अब से हम क्या कहेंगे इसको, कंटिंजेंसी फंड। तो कंटिंजेंसी क्या होती है, एक एक तरीके से एक फ्यूचर इवेंट है जिसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो एक फ्यूचर इवेंट है जो कि हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी होने की है, लेकिन वो कब होगा मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसको कहते हैं कंटिंजेंसी। और इसी कंटिंजेंसी के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वही हम आज प्लान देखने वाले हैं, करेक्ट। तो देखते हैं। तो पहला जो है ना भाई वो ये है कि देखो, फंड नंबर 1 इज कंटिंजेंसी फंड, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंटिंजेंसी फंड, है ना। सबसे पहला कितने पैसे जमा करने हैं, 25,000। अब 25,000 मेरे पास है नहीं, कैसे जमा करूं। तो इसके रूल्स हैं, कैसे भी करके जमा करो। ये 25,000 रुपये सपोज करो आपके पास नहीं है और आप आज से फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हो, तो आपका क्या काम होना चाहिए कि बिल्कुल गरीबों की तरह रहना शुरू कर दो। सिर्फ दाल चावल खाने, बाहर से कुछ नहीं खाना, नए कपड़ा कुछ नहीं खरीदना, कुछ नहीं। सबसे पहला काम है ये 25,000 प्राइमरी कंटिजेंसी फंड को जमा करना। मैं इसको स्ट्रेस पता नहीं कर रहा हूँ कि आप आगे जो भी मैं दो इसके अलावा फंड बताऊंगा नहीं, वो आप करें या ना करें, लेकिन ये 25,000 रुपये आपको जमा करने ही करने, इसको खर्चा नहीं करना। इसको कहाँ रखना है, बैंक की एफडी में, बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड का मतलब बैंक की एफडी ना तुरंत फ़ोन से खुल जाती है, आप एटीएम से कैश निकाल सकते हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम आई आपके मन में होगा कि मेरे पास 25,000 रुपये हैं, है ना। जब मैंने शुरू किया था तो भी मैंने बिल्कुल, तब मैं 20,000 रुपये से शुरू किया था, लेकिन तब मेरा खर्चा ही 5,000 रुपये था, क्योंकि मेरे पास कोई इनकम ही नहीं थी। बहुत ही मुश्किल से मैं कहीं कहीं से अनइवन खर्चा की कभी कुछ कमा लिया कभी कुछ कमा लिया करके 5,000 रुपये खर्चे करते थे। इसलिए मुझे लगता था कि 4-5 महीनों के पैसे मेरा घर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 25,000 से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको बढ़ाना नहीं बढ़ाना। बाय द वे इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी नहीं कुछ सोचना उसके बारे में। नंबर 1, 25,000 रुपये जमा करने, गरीबी में रहो कैसे भी रहो, लेकिन ये जमा करने ही है सबसे पहले, कुछ भी करके। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, डेट पे करनी है क्या पहले, नहीं, कोई डेट पे नहीं करनी, पहले 25,000 रुपये जमा करने एज फास्ट एज यू कैन, ठीक है। इसको करो बैंक एफडी में, ऑलराइट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, इसको हम कह रहे हैं प्री इंश्योरेंस फंड। देखो, इसको प्री इंश्योरेंस कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं मान रहा हूँ कि आपके पास एक इंश्योरेंस है ना, और आप इंश्योरेंस अगर नहीं है तो आप इंश्योरेंस को लो। हेल्थ इंश्योरेंस को लेना बहुत ज़रूरी है भाई। हेल्थ इंश्योरेंस से क्या होता है कि आप देखो, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है ना,
कोविड वोविड चल रहा है, कोई भी अगली आ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस को लो यार, 1 लाख रुपए वाली हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट करो। मेरे ख्याल से 2 या 3 हज़ार रुपये साल का वगैरह, मतलब बहुत सस्ती मिलती है ये सब। अ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है बाय द वे, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी, आप उसको देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, ये हमारा मेन काम है ना। और प्री हेल्थ इंश्योरेंस का क्या मतलब है फिर? देखो, प्री हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस किक इन कब होती है? किक इन मतलब कि इसके पैसे मिलने शुरू कब होते हैं? आपको मिलने शुरू होंगे जब आप हॉस्पिटल में होंगे, है ना। एटलीस्ट 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे मिलने शुरू होंगे। अगर आपने पहले से भी डिसाइड कर रखा है कि आपने पहले से कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ, और कोई प्लान्ड सर्जरी भी है, जैसे कि हार्ट सर्जरी होगी तो पहले से प्लान्ड होती है और ये सब, अ, तो भी आपको एक मतलब सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है उसके अंदर, और सर्टन अमाउंट ऑफ आप डेज आप उसके हॉस्पिटल में रहोगे, तब आपको आप क्लेम कर सकते हो कि मुझे इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन कुछ मेडिकल दिक्कतें होती हैं यार, जो मतलब इंश्योरेंस आने से पहले ही होती हैं। सपोज करो टेस्ट कराने पड़ गए, तो बाद में आप क्लेम कर सकते हो कई सारी इंश्योरेंसेज में। लेकिन बाद में करने के लिए, क्लेम करने के लिए पहले खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो वो खर्चा करने के पैसे होने चाहिए। जैसे छोटा मोटा हो गया कि मतलब आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ गई। देखो, आप एक जर्नी पे निकल चले हो फाइनेंशियल वेल्थ की, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर स्ट्रेस भी होगा, जिसके अंदर आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे। सेहत नंबर 1 क्राइटेरिया है भाई। सबसे पहले सेहत, बाकी सारी चीज़ बाद में। कोई पैसा इंजॉय नहीं कर पाओगे अगर सेहत नहीं है, इसलिए इसके लिए पैसे बचाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जब तक इंश्योरेंस के पैसे किक इन नहीं होते, तब तक के पैसों के लिए, तब तक जो भी खर्चा होता है उस पैसों के लिए हम लोग बनाएंगे प्री इंश्योरेंस फंड। ये पहले कंटिजेंसी फंड का एक्सटेंशन नहीं है। ये 25,000 रुपये बढ़ के 50,000 रुपये नहीं होंगे, ये अलग है। ठीक है। लेकिन हाँ, मैं समझ रहा हूँ, जब आप शुरू कर रहे होगे तो ऐसा ही होगा कि यही बढ़ते चले जाएंगे, है ना। लेकिन आप उनको ध्यान रखना कि ये अलग है। 50,000 रुपये एटलीस्ट करो इसको जमा, धीरे धीरे करके। रेकरिंग डिपॉजिट्स बहुत अच्छे होते हैं ऐसे जमा करने के लिए, कि 2,000 5,000 रुपये की रेकरिंग डिपॉजिट्स लगाने शुरू कर दिए और वो 1 साल में हो गए, है ना। क्योंकि आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे कि हर अपने मतलब दिमाग में याद रख के 2,500 रुपये या फिर 5,000 रुपये जमा करते रहोगे, भूल जाओगे, डेट चेंज कर दोगे, सोचोगे कि इस महीने नहीं, अगले महीने नहीं। रेकरिंग डिपॉजिट लगा लो, हो जाएंगे। इसको भी हमें बिल्कुल एफडी में ही रखना है, लिक्विड रखना है। क्योंकि जब दिक्कत आती है ना, तो पैसे चाहिए होते तुरंत। अगर आपने म्यूचुअल फंड में रखे हैं तो हफ्ता भर लग जाता है उसको निकालने में, कोई आवश्यकता नहीं है ना। स्टॉक मार्केट में नहीं रखना है। T+1 T+2 ये कॉम्प्लेक्स शब्द हैं, लेकिन मतलब तुरंत नहीं मिलते हैं पैसे डिलीवरी में। तो स्टॉक मार्केट की सेल ऑर्डर डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो एकदम से नहीं निकलते हैं वहाँ से पैसे। बॉन्ड से भी नहीं निकलते हैं तुरंत से पैसे, थोड़ा सा वक्त लग जाता है ना। तो एफडी में रखो, लिक्विड बिल्कुल निकलना चाहिए। अब थर्ड फंड पे आ जाते हैं। थर्ड फंड है नो सैलरी फंड। शुरू करेंगे हम 3 महीने से, फिर जाएंगे 6 महीने तक, और हम बनाएंगे 12 महीने तक। इसका मतलब है कि बेसिक, देख लो ये क्या लिखा हुआ है, बेसिक लिविंग एक्सपेंस। इसका मतलब ये नहीं कि अय्याशी। जो बेसिक लिविंग एक्सपेंस है ना, कि मतलब इसमें भाई मेरे घर का रेंट हो जाएगा, खाना पीना हो जाएगा, बस जस्ट जस्ट हो ही जाएगा बस किसी तरीके से, वो वाला फंड, है ना। सिर्फ इतना फंड आपको जमा करना है। और कितने दिनों के लिए? शुरू करेंगे हम 3 महीने के लिए, फिर 6, बढ़ा के 12। देखो, नो सैलरी फंड से क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आप अपने ऊपर भरोसा कर सकेंगे। अगर आपको कोई सी जॉब चेंज करनी है ना, तो आप देख सकते हो कि मुझे कौन सी जॉब चेंज करनी है। अगर 1 महीना मेरे पास जॉब नहीं भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन सर्च फॉर द जॉब दैट मेरे को जो मेरे जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज कर रहा है ना, जो मेरे घर के पास है प्रॉबेबली। ऐसी जॉब को सर्च करने में अगर टाइम मिल रहा है, लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोविड जैसी दिक्कत आई, लोगों की नौकरियां चली गई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 12 महीने तक का नो सैलरी फंड है। अब ये भी अचानक से जमा होगा नहीं, है ना। तो ये भी धीरे धीरे जमा होगा। इसके लिए भी आप आरडी लगाएं। अब लेकिन आप देख रहे होगे कि मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले, इसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हैं। वेयर टू सेव, वेयर टू सेव मैंने लिखा है कि ये देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क है ये। तो आप शुरू तो करोगे यहीं से, बैंक एफडी से,
शुरू के पैसे हमने जैसे बैंक एफडी में डाले हैं ना पहले वाले भी, वैसे ही यहाँ के भी शुरू में तो हम बैंक एफडी से ही करेंगे, है ना। और फिर है गवर्नमेंट टैक्स फ्री बॉन्ड्स। गवर्नमेंट टैक्स फ्री बॉन्ड्स आप देख सकते हो, जैसे गोल्डन पाई करके एक प्लेटफॉर्म है, ज़ीरोधा का फंडेड है, वो कोई पैसे नहीं लेता। मतलब कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं है, तो आप बस बॉन्ड चूज़ करके उसके अंदर बॉन्ड ले सकते हो। गवर्नमेंट टैक्स फ्री बॉन्ड में क्या होता है कि लगभग 5-5.5% मिलता है। ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता बाय द वे, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन नहीं लिखा भैया। तो 5-5.5% रिटर्न मिलता है, लेकिन आजकल एफडी में ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए एफडी ऊपर है। लेकिन एफडी में हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा मिलता है। बॉन्ड्स में मतलब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो 5-5.5% मिलता है। लेकिन फ़न क्या है इसमें कि जब इससे पैसे बाहर निकल के आते हैं ना, तो जो बढ़े हुए पैसे होते हैं ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये गवर्नमेंट टैक्स फ्री बॉन्ड्स के अंदर ही होता है सिर्फ, ऐसा है ना। लेकिन एफडी से जो पैसे निकलेंगे ना आपके रेट में, उसके ऊपर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिला आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आप टैक्स स्लैब में आते होगे तो, है ना। गवर्नमेंट टैक्स फ्री बॉन्ड में नहीं लगेगा। तो फर्स्ट चॉइस तो मेरी अभी भी फिक्स डिपॉजिट ही है, क्योंकि ये है इमरजेंसी फंड। यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि इस पैसे को बढ़ा क्यों नहीं रहे हम। यहाँ हमारा मकसद है जब फट जाएगी दुनिया, जब हमारे को दिक्कत आ जाएगी ना, तो ये पैसा हमको काम करके देगा, ठीक है। इसलिए हमारा मकसद यहाँ नहीं है। अब यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा कि बॉन्ड, और जैसे कि कॉर्पोरेट सीनियर बॉन्ड, सीनियर सिक्योर बॉन्ड क्या होते हैं कि जिसके अंदर जिस कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया, जिस कंपनी के बॉन्ड में आपने पैसा लगाया है, वो कंपनी डूब भी जाती है, तो एक ना हायरार्की होती है कि पैसे पहले किसको मिलेंगे जब वो कंपनी बिकने की हालत में आ जाएगी। तो जो सीनियर बॉन्ड्स वाले लोग होते हैं ना, सीनियर और सिक्योर बॉन्ड्स वाले, उनको सबसे पहले पैसे मिलते हैं, और उनको मिलते ही मिलते हैं, मतलब आपके पैसे डूबेंगे नहीं कभी, है ना। फोर्थ ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड अगेन, लेकिन इसमें भी मतलब पैसे डूबते कम ही है, मैंने कभी देखा नहीं है डूबते हुए। लेकिन ऐसा होता है कि फिर भी ये मतलब क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशो होती है, जब म्यूचुअल फंड में हम पैसे डालते हैं तो एक्सपेंस रेशो करके एक आइटम होता है। इसका मतलब है कि फ़ंड ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा, जो फंड हाउस है जो उस फंड को मैनेज कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मनी तो आपसे लेगा ही लेगा, है ना। तो वो है, बाकी चीज़ों में ये सब भी नहीं है। और लास्ट हाईएस्ट रिस्क है, लेकिन वो भी काफ़ी लो रिस्क की है, वो है ऑल वेदर पोर्टफोलियो। स्मॉल केसेस है एक साइट, स्मॉल केसेस में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक अगेन, और वहाँ पे एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो है, फ्रीली आप उसके अंदर कर सकते हैं। बस आपको जो खरीदेंगे आप स्टॉक्स, उसमें ETFs होते हैं, इसमें एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स करके कोई आइटम है ना, वो खरीदेंगे हम, और उसको बस खरीदने के पैसे लगेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपसे वो नहीं लेगा। जो भी आपका ब्रोकर होगा, ज़ीरोधा या जैसे कोई भी, वो आपको हो सकता है 20 रुपये ले, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि इस तरीके से मैनेज किया गया फंड कि कुछ हिस्सा स्टॉक्स का है, कुछ हिस्सा गोल्ड का है, कुछ हिस्सा डेट का है, कि ये रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं देता। तो ये लगभग उतने ही रिटर्न देता है जितनी इक्विटी, मतलब जो जो हमारे स्टॉक मार्केट है उतना देता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जब बहुत मार्केट ऊपर जाता है ना, तो ये उतना ऊपर नहीं जाता। जब मार्केट बहुत नीचे चले जाता है तो ये भी नीचे ज़्यादा नहीं जाता, है ना, ये बीच में चलता रहता है। तो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लगभग एक जैसा ही रिटर्न आता है। लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर नीचे करता है ना, ये स्टेबल सा रहता है, इसमें ये बात है। ये लेकिन काफ़ी रिस्क है, और रिस्की मीन्स कि फॉर कंटिजेंसी फंड एटलीस्ट, है ना। जब आपका एटलीस्ट 12 महीने का हो जाए तो आप यहाँ कहीं डाल सकते हो, लेकिन शुरू के 3 महीने वगैरह तो आप मतलब यहीं पे डालना फिक्स डिपॉजिट में। अच्छा, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनको निकालने में टाइम लग सकता है ना। बॉन्ड से, म्यूचुअल फंड से, या फिर स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने में टाइम लग सकता है। तो भी मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ आपको डाल सकते हैं, इसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप नो सैलरी फंड की बात कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आपके पास कंटिजेंसी, प्राइमरी कंटिजेंसी फंड है ही। इंस्टेंट खर्चे के लिए आपके पास पैसे ऑलरेडी हैं, है ना। जब इंस्टेंट खर्चे के लिए आपके पास पैसे ऑलरेडी हैं तो आपको निकालने का वक्त मिल जाता है, और निकालने का वक्त मिल जाता है तो हमेशा ये होता है कि मतलब इसमें थोड़े थोड़े निकालने होते हैं, इसमें सारे एक साथ निकालने भी नहीं होते, है ना। तो इसलिए ये आ जाता है। तो ये है 3 फंड भाई, कौन से बताएं? प्राइमरी कंटिजेंसी, प्री इंश्योरेंस, और फिर नो सैलरी फंड। ये तीनों कंटिजेंसी फंड आपको बनाने ही बनाने हैं। अब फंड नंबर 2 और फंड नंबर 3 बनाने तो चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये
अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ये बनाना ही बनाना है, आपको बनाना ही बनाना है, 100%। ठीक है, अब पार्ट 3 पे आ जाते हैं वीडियो के। वो है कि हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं फटाफट, है ना। क्रेडिट कार्ड की डेट रीपे ना कर दूं, कंटिजेंसी फंड क्यों बनाऊं? कंटिजेंसी फंड क्यों बनाऊं? पहले मैं डेट रीपे कर देता हूं। अगर आप कंटिजेंसी फंड बनाएंगे तो उससे क्या होता है, देखो, एक सिक्योरिटी आ जाती है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड डूब गया, है ना, क्या क्रेडिट कार्ड पे पूरी ज़िंदगी चल रही थी? नहीं ना, ज़िंदगी तो यार जो हमारी इनकम आ रही थी उस पर चल रही थी। तो हम तो इनकम को हेज करने के लिए कंटिजेंसी फंड बना रहे हैं, ना कि डेट को हेज करने के लिए। देखो, डेट को रीपेमेंट करना अचानक से आप जो कर दोगे ना, अचानक से नहीं करना चाहिए डेट को रीपे। आपको बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए। जो फाइनेंस है ना, वो 80% बिहेवियर है, 20% ही सिर्फ नंबर्स हैं। तो 80% बिहेवियर है, मतलब कि आपको आपको इसका भी प्लान बनाना है कि मुझे धीरे धीरे करके डेट कैसे रीपे करनी है ना। और सेम बात आती है कि इन्वेस्टमेंट में भी, कि आप क्या इन्वेस्टमेंट में पैसे डालें या फिर कंटिजेंसी फंड डालें, कि मेरे तो पैसे सिर्फ लगाऊंगा तो सिर्फ वो ग्रो ही करने चाहिए। कंटिजेंसी फंड का ये मकसद ही नहीं है भाई। फायर एक्सटिंग्विशर जब हम खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या कि फायर नहीं लग रही, कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो पैसे बचा के तो मैं तो जी उसमें लगा देता निफ्टी में। ऐसा सोचना सही है क्या? ऐसा सोच, सीट बेल्ट क्यों लगानी, है ना, हेलमेट क्यों पहनना, फिर तो कुछ भी ना करो। तो भाई सेफ्टी जो है वो सेफ्टी होती है यार, है ना। अब आपको लग रहा होगा आज की तारीख में कि तो बहुत सारे पैसे लेंगे, कुछ बहुत सारे पैसे हैं नहीं। आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, और जो इससे संतुष्टि मिलती है ना, इससे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं मर गया, अगर मैंने जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं डूब गए तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। सेकंड, पहली सैलरी आई है, इन्वेस्ट कर लूँगा। अगर पहली सैलरी आई तो भाई भाई कोशिश कर कि सारे पैसे तू बहुत ही कम पैसे रख अपने पास खर्च करने के लिए। वैसे पहली सैलरी में मुझे मालूम है सब लोग खर्च करना चाहते हैं। मैंने खुद भी, जब मेरे पास पहली बार इनकम आई थी तो बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद लिए थे। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उसके नेक्स्ट महीने मेरी क्या दिक्कत थी, नेक्स्ट के कुछ महीनों में, है ना। क्योंकि मेरे पास कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंटिजेंसी फ़ंड ज़रूर बना के रखो। पहली सैलरी आई है तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन उसको कंटिजेंसी फ़ंड में डालो, पहले 25,000 रुपये जमा कर लो। उसके बाद आप चाहे इन्वेस्ट करना, चाहे गिफ्ट्स खरीदना, जो मर्जी खरीदना। बाय द वे, जो गिफ्ट्स खरीदने और इन्वेस्टमेंट खरीदने ना, एक मैंने बजटिंग का बहुत अच्छा एक वीडियो बना रखा है, देख लेना यार। उसमें आपको पता चल जाएगा ना, सारे पूरी जो सैलरी मिली या इनकम मिली उसको क्या क्या हिस्सों में तोड़ना है, जिससे कि हम अलग अलग जगह डाल सकते हैं उनको, कि इन्वेस्ट करना है। भारत देश है, त्यौहार इतने आते हैं, गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, गिफ्ट देने में के लिए भी पैसे अलग कैसे हम कर सकते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग कैसे कर सकते हैं, कि फ्यूचर के खर्चे हैं उनको जो हमें मालूम है कि हमें करने हैं, उनके लिए कैसे कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए सारे पैसे मैंने बजट बना रखा है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, स्टेबल सैलरी, क्या क्या आई हैव अ स्टेबल सैलरी, मेरे को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास स्टेबल सैलरी है। स्टेबल सैलरी आज है यार, कोविड में सबको पता चल गया किसी की सैलरी स्टेबल नहीं है। और अभी तो मैं देखता हूँ यार, ये अपना एजुकेशनल स्टार्टअप्स कितने लोगों को निकाल रहे हैं भाई, 12,000 लोग, ऐसे जैसे कोई लोग ही नहीं है, इतने इतने लोग निकल रहे हैं यार। तो इमरजेंसी फंड तो मस्त है। और स्पेशली मैंने बोला ना कि आप नो सैलरी फंड तक बनाना चाहिए, तीनों फंड्स चाहिए, लेकिन आप फर्स्ट फंड तो बनाओगे ही, मतलब आप वो बनाओगे ही। आप आज से शुरू कर रहे हो, 500 रुपये डाल दो आज आप, ठीक है, वो धीरे धीरे कर बढ़ता हो जाएगा, लेकिन 500 रुपये आज आप डाल दो। आई डू नॉट हैव ए जॉब राइट नो, मेरी जॉब ही नहीं है, तो मैं कैसे सोचूं कंटिजेंसी फंड के बारे में। तो ऐसा अगर आपके मन में आ रहा है तो देखो, प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है। पहली बात तो कि हमें जॉब लानी है ना। तो लेकिन आप ये सोचो कि आज जॉब नहीं है आपके पास, तो क्या ऐसा सिनेरियो बाद में भी कभी हो सकता है? हो सकता है ना यार, सबकी लाइफ में हो सकता है कि बाद में भी मेरे पास जॉब नहीं है। तो आज आप एक पेन महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो अगर आप आज पेन महसूस कर रहे हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप सोचो फ्यूचर में भी यही पेन महसूस करोगे। तो अगर फ्यूचर में आपके पास कंटिजेंसी फंड हो, नो सैलरी फंड हो, तो आप वो पेन महसूस नहीं करोगे ना। आप कहोगे कि जॉब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब जो मेरे बिल्कुल कैलिबर को यूज़ करे, जो मेरे को बिल्कुल सही तरीके से ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी दे, जो कंपनी मुझे पसंद हो। मैं 4 इंटरव्यू और दे सकता हूँ, मैं 1 महीना और रुक सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए आपको
बनाना शुरू करना है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ अभी आपके पास बिल्कुल जॉब के पैसे नहीं, मतलब जॉब नहीं है तो आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस पड़ाव को पार करते हो, है ना, तो आप बिल्कुल कंटिजेंसी फंड बनाना शुरू करो। ठीक है। अब क्या है कि शुड आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड पीपीएफ, आई वुड रादर इन्वेस्ट मनी टू फॉर प्रॉफिट देन टू क्रिएट अ कंटिजेंसी फंड। ये हमने बात कर ली कि यार कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमेशा पैसे ही नहीं कमाने होते, है ना। और बाय द वे, वैसे भी मैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा तो बिलीव ही नहीं है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग से। देखो, ट्रेडिंग में तो मैं ज़ीरो बिलीव है, और इन्वेस्टिंग में मेरा बिलीव ये है कि बस मैं कोई, यार कितना रिटर्न मिलता है यार, है ना, 10%, 20%, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता। आप कहते हो कंपाउंडिंग कर लो, कंपाउंडिंग कर लो, ठीक है कर लेंगे कंपाउंडिंग। 60 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे मुझे, है ना, ताकि हॉस्पिटल को दे सकूँ। मैं जिस तरीके का बंदा हूँ यार, मैं तो एंटरप्रेन्योर आदमी हूँ, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ। मेरे को तो मालूम है कि बिजनेस से हज़ारों % रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, हज़ारों %, लिटरली यार कर सकते हैं भाई। और मेरे को तो कैश फ्लो चाहिए, मुझे तो हर महीने पैसे चाहिए ताकि मैं आज भी इंजॉय कर सकूं। ये नहीं कि मैं 60 साल में, बुढ़ापे में, 80 साल में मैं इंजॉय कर सकूं, है ना। तो मैं खुद भी करता हूँ इन्वेस्टिंग, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करता, लेकिन मैं इन्वेस्टिंग सिर्फ इसलिए करता हूँ कि जो मेरे पैसे हैं वो गिर ना जाए, कम ना हो जाए, क्योंकि पैसे की वैल्यू ड्रॉप होती जा रही है। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को बीट करके वो पैसे ऊपर बढ़ते जाएँ, है ना। और कंपाउंडिंग से बढ़ भी जाते हैं, बिल्कुल मानता हूँ, है ना। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको रखना होता है यार इमरजेंसी के लिए। आप आज जब आपके पास होंगे ना, कुछ चीज़ें होती हैं ना जब हो जाती हैं ना, तब आपको पता चलता है कि भाई ये मैंने मिस कैसे कर दी थी। वैसे ही है कंटिजेंसी फंड, जैसे ही आपके पास आएगा ना, आप कहोगे मैं इतना खुला हुआ महसूस कर रहा हूँ, अब कोई डर नहीं है, अब मैं आराम से इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, इस बात से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा हो जाएगी यार, है ना। नेक्स्ट, 25,000 रुपये इनफ है क्या? देखो, अलग अलग लोग हैं, जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता जाएगा तो 25,000 कम नहीं रह जाएंगे, मतलब ज़्यादा नहीं रह जाएंगे, तो आपको कम लगेंगे तो आप बढ़ा लेना, है ना। लेकिन मिनिमम 25,000 रुपये मैं सोचता हूँ आज की तारीख में होने चाहिए, चाहे आप कुछ भी काम करते होंगे। 25,000 रुपये आपके पास होते हैं तो भारत देश ऐसा है कि यहाँ पे अभी भी चीज़ें मिल जाती हैं यार। 25,000 रुपये में आप, मतलब कुछ इसमें तो आप आराम से मतलब कोई भी आदमी शायद एक महीना तो एटलीस्ट निकाल ही सकता है, और ज़्यादा भी निकाल सकता है ईजीली, है ना, अगर स्क्वीज़ कर लेगा, क्योंकि तो कंटिजेंसी है, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं बचा, है ना। तो ऐसे समय में 25,000 रुपये काफ़ी होते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं, है ना। बड़ा करें, और मुझे बताएं भी कमेंट में कि कितना आप रखना चाहते हैं, कितना सोचते हो कि कंटिजेंसी फंड कितना होना चाहिए। अब बताओ, मेरी पूरी फैमिली डिपेंड करती है मेरी अर्निंग पे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं कंटिजेंसी फंड शुरू करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे में देखो मुझे कि अगर आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है ना, तो अगर आपको कुछ होता है तो अचानक से उनके पास कैसे पैसे आएंगे, है ना। अगर आप बीमार पड़ जाते हो, ऑफिस नहीं जा पाते हो, आपकी जॉब छूट जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी भाई, जॉब करने वाले हर व्यक्ति के पास ये पॉसिबिलिटी तो है ही यार कि जॉब छूट सकती है ना। तो फिर ऐसे समय में अचानक से कहाँ से पैसे आएंगे? कुछ तो इमरजेंसी फंड, कुछ तो कंटिजेंसी फंड होना चाहिए ना। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 25,000 रुपये से स्टार्ट करो, है ना। फंड 2 और फंड 3 भी बनाना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको फंड 1 तो बनाना ही है ना। अगर आपने 3 महीने के पैसे जोड़ रखे हैं तो आपको कितना रिलैक्स आएगा यार, कि कोई बात नहीं, जॉब चली गई, दोबारा मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तो है ना मेरे पास। बिज़नेस वाले जो लोग हैं उनको भी यही है कि बिज़नेस बहुत ऊपर नीचे जाता है यार, कई बार सीजनल हो जाता है, तो आपके पास जब इमरजेंसी फंड होता है तो आप सोचते हो कि घर आराम से चलेगा, है ना। आप मार्केटिंग में पैसा डाल सकते हो इस विश्वास से कि अगर ये मार्केटिंग नहीं चली मेरी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी फंड है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अर्निंग सो मच मनी आफ्टर वर्किंग सो मच इफ़ आई कैन नॉट इवन इन्जॉय इट? इन्जॉय कर पाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एकदम ख़त्म हो जाएगा जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं तो ही समझ में आता है,
जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप ये सोच सकते हो ना कि कोई दिक्कत नहीं, खर्चा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है ना, तो यार आजकल के यंग लोग ऐसा हो जाता है कि हमेशा कि वो सोचते हैं कि पैसा अभी खर्च करना है, तो पता नहीं फिर अगले हफ्ते होंगे नहीं होंगे। यही तो वो मेंटालिटी है, यही तो वो बिहेवियर है जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट स्टेज ऑफ अपने फाइनेंशियल स्टेटस तक जहाँ भी हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आई एम यंग, व्हाट इमरजेंसी विल कम बाय। सही बात है ना। आप इतने यंग आदमी हो, इमरजेंसी क्या हो ही सकती है? कोई इमरजेंसी तो हो ही नहीं सकती। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है यार। एंड आई लिव विद माई फैमिली, आई हैव लॉट ऑफ सपोर्ट, मेरे पास सपोर्ट ही सपोर्ट है ना। कंटिजेंसी कम्स, सो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम माई फैमिली। बहुत अच्छी बात है आपके पास फैमिली है। कभी फैमिली को भी तो दिक्कत हो सकती है। आपने उनके सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हुए हैं क्या? है ना। और अगेन मैं कहूँगा कि बिहेवियर इज़ 80% इन फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन। नंबर्स तो सिर्फ 20% है भाई। तो बिहेवियर, आज से आप ये काम करना शुरू करोगे तो जब आप इंडिपेंडेंटली अपना, कभी तो रहोगे, कभी तो बिजनेस करोगे, कभी तो जॉब करोगे, कभी तो आपकी भी फैमिली होगी इंडिपेंडेंट, है ना। तो आपके पास ये बिहेवियर ट्रेंड होगा। इसीलिए ये ज़रूरी है आज से। छोटा करो लेकिन करो, राइट। आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ टू नॉट टू स्पेंड द कंटिजेंसी फंड। देखो, इसीलिए हम लोग उसको बैंक में खुला नहीं रख रहे, है ना। इसीलिए हम एटलीस्ट एफडी करा दे रहे हैं ताकि वो दिखेंगे नहीं। और एफडी भी कोशिश करो कि आरडी कराओ, है ना, रेकरिंग डिपॉजिट, ताकि क्या हो कि आपको दिखें, आपको पता ही ना चले। मैं खुद आज तक आरडीज़ का यूज़ करता हूँ, पता ही ना चले कब कट गए पैसे, है ना। एक दिन कट गए, वो थोड़े से कटते हैं तो पता भी नहीं चलता कि चले गए, और वो जमा होते रहते हैं। ब्रिलियंट आइडिया। उस पैसे को थोड़ा सा तो अलग ही रखो। और अगेन यहाँ पे भी बिहेवियर आता है कि अगर बिहेवियर ही ऐसा है कि मैं तो यूज़ कर ही लूँगा, कर ही लूँगा, है ना, तो वो सही नहीं है। बाय द वे, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन लिखा भी नहीं है, कि क्रेडिट कार्ड आपके पास है ना, तो वो कंटिजेंसी फंड नहीं है ना। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है ना कि ऐसा होता है, देखो बहुत सीधी बात है कि हम ना जैसे कैश दिया, है ना, और सामान लिया, तो एक सामान चला गया, मेरा कैश मेरा चला गया, है ना, और मुझे सामान मिल गया। क्रेडिट कार्ड में ना ऐसा होता नहीं है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड आप देते हो, सामान आपको मिलता है और क्रेडिट कार्ड भी आपको वापस मिल जाता है। तो दिमाग को ना ये बात समझ में नहीं आती, आपको मालूम नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली दिमाग को लगता है कि कोई खर्चा हुआ ही नहीं है और सामान भी मुझे मिल गया, और इस चक्कर में हम लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं, है ना। तो आप उसको मानना मत। क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक मतलब, अगर आपको बिहेवियर नहीं आता, जैसे कि ये दिख ही रहा है ना, तो अगर बिहेवियर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बहुत ध्यान से करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल पुट माई मनी इन द कंटिजेंसी फंड ओनली आफ्टर ऑल माई फाइनेंशियल अदर नीड्स आर मेट, फाइनेंशियल गोल्स आर मेट। जिम में बॉडी बनाने के बाद जाते हैं क्या, या हॉस्पिटल में बीमारी से ठीक होने के बाद जाते हैं? नहीं ना। तो कुछ चीज़ें यार जो पहले करनी पड़ेंगी। आप जब ये सारे फंड्स बनाओगे ना, तो ही आपके फाइनेंशियल, ये आपके फाइनेंशियल गोल्स में ही नहीं है कि मेरे पास एक कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। तो फिर पैसे कमा किस ले रहे हो? खर्च करने के लिए। सिर्फ खर्च करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा समय यार सबकी लाइफ में आ ही सकता है यार। आपके घर में फर्स्ट एड किट नहीं है क्या? डिटॉल नहीं रखा हुआ, या कोई रुई नहीं रखी हुई, कुछ नहीं है? मतलब आप खुद सोचो, आप अलग अलग तरीक़ों से कंटिजेंसी ऑलरेडी मेंटेन करते हो, है ना। मैंने बताया जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं ना अपन लोग, हेलमेट लगाते हैं ना, जूते तो पहनते होगे, है ना। क्यों पहनते हो? नंगे पैर चला करो, क्या दिक्कत है? कोई इमरजेंसी नहीं है? आप तो यंग आदमी हो यार, हैं, क्या दिक्कत है? जी कोई चोट नहीं लगेगी भाई। कुछ गोल्स मीट करने के लिए, फ्यूचर गोल्स मीट करने के लिए, आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने के लिए, एग्रेसिवली बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसी चीज़ें करने के लिए आपके पास कंटिजेंसी फंड होना अनिवार्य है, बिल्कुल, है ना। आई डोंट हैव अ स्टडी इनकम, मेरे पास स्टडी इनकम ही नहीं है, तो फिर वर्थ ही क्या है, करना ही क्या है? जब मेरे पास इनकम ही नहीं है ढंग से, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, भाई तू खुद ही आंसर दे रहा है मेरा, है ना। जब स्टडी इनकम ही नहीं है तो फिर नो सैलरी फंड तो होना ही चाहिए ना। नो सैलरी फंड होगा तो ही तो तू अपने आप को ये टाइम दे पाएगा भाई, जिससे कि आराम से कोई ऐसी जॉब ढूंढ पाएगा जो स्टेबल होगी, है ना।
धीरे धीरे करके जमा कर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इतने लाखों रुपए बता दिए तो ऐसा करना ही करना है, तुरंत ही करना है, पहले दिन ही होना चाहिए। धीरे धीरे करके करने होते हैं। मेरे को भी बहुत समय लगा यार जमा करने के लिए, लेकिन जमा हो गए ना तो इतनी, मतलब इतनी तसल्ली सी आई ना कि अभी तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। कि अपने पास प्राइमरी कंटिजेंसी फंड भी है, प्री इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, और उसके बाद 12 महीने का सैलरी फंड भी है, नो सैलरी फंड। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आराम से सोच सकते हो कि 2 महीना की मुझे क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स अ ब्यूटिफुल सिचुएशन टू बी इन, है ना। आई डोंट वॉन्ट टू टाई अप माई मनी इन एन कंटिजेंसी फंड। इट कांट बी एक्सेस डेली। डेली एक्सेस करना ही नहीं है, प्लीज़ करना नहीं है, डेली एक्सेस नहीं करना। जब कंटिजेंसी फंड है तो कंटिजेंसी के लिए ही, जब इमरजेंसी आएगी तो ही यूज़ करेंगे हम उसको, इसीलिए हम उसको एफडी में रख रहे हैं, है ना। डेली यूज़ नहीं करना है उसको। अगेन बिहेवियर है ये एक बचाव का तरीका है। ये जूते पहनने की तरह है, ताकि पैर में ठोकर ना लगे। उसके बावजूद भी ठोकर लग जाती है तो क्या, तो कंटिजेंसी फंड से ही पैसे निकाल के पट्टी कराओगे, है ना। ठीक है। आई थिंक इंश्योरेंस विल कवर ऑल माई एक्सपेंसेस। इट शुड कवर अ लॉट ऑफ योर एक्सपेंसेस, येस। लेकिन मैंने जैसे बताया कि देर आर सम लॉट ऑफ एक्सपेंसेस विच यू गोइंग टू इनकर, आपको लगेंगे वो पैसे इंश्योरेंस किक इन होने से पहले, है ना। और इसीलिए आपको चाहिए। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं यार, डू डैट्स कहते हैं उनको, कि हो गया, टूट गया। अभी रिसेंटली उसमें क्या कहते हैं, सड़क से कुछ निकला हुआ था, पता नहीं क्या, और मेरी कार का टायर फट गया, लग के कट लग गया, ख़त्म, लग गए पैसे। तो ये डू डैट था, मैंने कोई खर्चा थोड़ा ना किया, मैंने कोई गलती थोड़ा ना की, बस कुछ था उसमें, कट गया टायर, पैसे लग गए। तो अब ऐसे समय में कहाँ से निकाले मैंने, इमरजेंसी फंड से निकाले मैंने पैसे, है ना। जो प्राइमरी इमरजेंसी फंड था कि इंस्टेंटली मुझे चाहिए चाहिए, टायर तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो जाऊँगा कैसे। तो इसीलिए इंश्योरेंस से बहुत सारे पैसे आपके हो जाएंगे, है ना। कार इंश्योरेंस में भी मैं कोई टायर फट गया इसकी कार इंश्योरेंस नहीं लेने वाला था, है ना। प्रॉब्ली मेरे ख्याल से टायर फट गया कि कार इंश्योरेंस वाले क्लेम देते भी नहीं है ना। तो हमने क्या बात करी भाई, 3 फंड है। प्राइमरी कंटिजेंसी फंड 25,000 रुपये, ये करना ही करना है, कुछ भी करके एफडी में ही रखने हैं पैसे, ठीक है। सेकेंडरी फंड नंबर 2 प्री इंश्योरेंस, ये 50 लाख रुपए से 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का होगा, इसको भी एफडीज़ में ही रखेंगे। फंड नंबर 3 नो सैलरी फंड, शुरू करेंगे 3 महीने से, फिर जाएंगे 6 महीने तक, फिर 12 महीने तक। इसमें बेसिक लिविंग एक्सपेंस होंगे, इसमें कोई अयाशी वाले पैसे नहीं है, ठीक है। ये 3 फंड करने ही करने हैं। और बाकी जो मर्जी करो। और ये 3 फंड करने ही करने हैं। देखो 3 आए, कौन सा, पहला फंड नंबर 1 प्राइमरी कंटिजेंसी फंड, 25,000 रुपये एफडी के अंदर करने हैं। फंड नंबर 2 प्री इंश्योरेंस 50,000 से 1 लाख, ये भी एफडी में करने हैं। फंड नंबर 3 नो सैलरी फंड, 3 महीने से स्टार्ट करेंगे, 6 महीने और फिर 12 महीने तक जाएंगे। इसमें बेसिक एक्सपेंस है, कोई ये याशी का पैसा नहीं है, ठीक है। अ, ये दोनों फंड मैं तो चाहता हूँ कि आप करने चाहिए, आपको करने ही चाहिए। लेकिन ये फंड आप करोगे ही, आज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये करने हैं। बाकी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लेना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक्स यार। और जिन्होंने नहीं किया, कोई जल्दी ही नहीं है, जब टाइम मिले तब आराम से कर देना, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, बाकी मज़े करो। चलो बाय।